मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा हमारे माननीय वकील साहब श्री आशीष यादव, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। ये कानूनी मुद्दों पर बोलेंगे। सर ऊपर आ जाइए। ये कानूनी मुद्दे पर बोलेंगे और इस पे ओपन हाउस होगा आपकी समस्याओं को सुनने के लिए। Very good morning and a very happy new year 2023 to all of you. Healthy, happy and a bright future for all of you, the entire gathering. हमारे बीच मिस्टर कुलभूषण शर्मा जी मौजूद हैं, प्रेसिडेंट नेसा, आपको नमस्कार। फाउंडर डायरेक्टर लाइफ एजुकेयर डॉक्टर धीरेन मिश्रा जी, all the speakers, the guests sitting just beside the dais, छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राजीव गुप्ता जी, मोतीलाल जी सेक्रेटरी जो हैं छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के। मुझे ये मौका मिला है कि आप लोगों के बीच रूबरू हूँ। कोर्ट के कामकाज से हम लोग जो रोज़ भाग दौड़ रहती है हम लोगों की, तो मुझे एक प्रपोज़ल मिला दिसंबर में, लास्ट वीक में मुझे गुप्ता जी ने मुझसे बात किया कि ऐसा एक प्रोग्राम हम लोग रख रहे हैं जिसमें हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे प्रदेश के और हमारे जो प्राइवेट स्कूल के जितने भी एसोसिएट्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पर, हम उनसे रूबरू होना चाहेंगे इस साल के पहले हफ्ते पर। तो मैं आपके सारे मैटर्स में जो मुझे मिलते हैं, मुझे इंटरेस्ट होते हैं, मैं उसको देख रहा हूँ हाई कोर्ट में, हमारे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में। लेकिन मुझे मौका मिला कि मैं आप लोगों से मुलाकात करूँगा, आप लोगों से नए साल में मेरे रूबरू हूँगा आप लोगों से, और आपकी आज एक ओपन प्लेटफॉर्म में आपकी जो समस्याएं हैं या आने वाली ऐसी कुछ हैं जो लीगली हम लोग उसको देख सकते हैं, असिस्ट कर सकता हूं मैं अगर आपको इस प्लेटफॉर्म से, तो मेरा सौभाग्य होगा, मैं आप लोगों से मिलूंगा। इसलिए मैंने आज अपना एक नोट बनाया है कि नहीं, मुझे आज आना है, आपसे मिलना है। और मैं इसीलिए आज अपना कुछ मेरा जो प्री शेड्यूल जो मेरा रहता है सैटरडे संडे का, तो मैंने इसको पोस्टपोन किया और मैंने बोला कि नहीं, आज मैं आपसे मिलूँगा। तो मैं आपका सबका स्वागत करता हूं और मुझे आप लोगों ने याद किया, मुझे बुलाया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे याद किया इस प्लेटफॉर्म में, और जो भी आपकी लीगली जो भी आपको हर्डल्स हैं, जो भी हैं आपको प्रॉब्लम है, जैसी भी है, जो भी लीगल असिस्टेंस है आपको, उस लेवल पे मैं जो भी कर सकता हूं मैं करूंगा। ये मैं पूरा तरीके से उसका कटिबद्ध हूँ। और मैं चाहूँगा कि हम लोग जो लिटिगेशंस जो हैं हाई कोर्ट में लेवल पे, कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट है हाई कोर्ट हम लोग सब जानते हैं यहाँ से, इसके बाद दूसरा जो फोरम है वो सुप्रीम कोर्ट है। हम यहाँ हाई कोर्ट पे लीगल इशू पे, लीगल प्रिंसिपल्स पे हम बात करते हैं। लीगल हमारे जो इस्टेब्लिश्ड हुए हैं अब तक जजमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और जो हमारे प्रोविजंस हैं अंडर द स्टैट्यूट्स जो हैं, हम उस पर डील करते हैं। आपकी तरफ से फ़िलहाल जो भी एक ज्वलंत समस्या पिछले साल थी कोरोना के पीरियड के दौरान, ट्यूशन फ़ी वाली, वो आपको बताना चाहूँगा कि हमारे हाई कोर्ट का जो जजमेंट था, उस जजमेंट को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक नाजिर बनाया गया और उसको पूरे ऑल ओवर इंडिया में साइट किया गया, रेफरेंस दिया गया। हमारे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जजमेंट था, बहुत अच्छा जजमेंट था, जो अप्रूव हुआ विथ अफर्मेटिव डिवीज़न बेंच में भी, और सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे सिंगल बेंच के और डिवीज़न बेंच के जो जजमेंट्स थे उसको रेफरेंस में दिया गया, और दूसरे हाई कोर्ट्स में इतना अच्छा जजमेंट हुआ था। उसके लिए मैं शुभकामना दूंगा हमारे गुप्ता जी को भी और अशोक अग्रवाल जी को, जो बिलासपुर एसोसिएशन के, उन्होंने तो इसमें काफ़ी मेहनत हुई थी। और जिस तरीके से केस हमारा तैयार हुआ,
देखिए, लॉ एस्टैब्लिश तो है टीएमए पाई फाउंडेशन के से 2002 से काफ़ी हमारा कि प्राइवेट स्कूल को ऑटोनॉमी देनी है, जो उसमें आप किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं कर सकते। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंटलिटी जो है, इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर स्कूल जो है प्राइवेट है और स्कूल एक पैसा आप एड नहीं लेता गवर्नमेंट से, तो और इनकी जो ऑटोनॉमी है अपार्ट फ्रॉम द अदर थिंग्स, ये स्कूल जो है खुद ही अपने जो अफेयर्स है उसको मैनेज करता है, फंड जनरेट करता है और ट्यूशन फीस से अपना वो डे टू डे अपना एक्सपेंसेस है उसको मीट आउट करता है। टीएमए पाई फाउंडेशन, पीए इनामदार, ये कुछ जजमेंट्स हैं जो आज की तारीख में एक लैंडमार्क डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, जिसको हमारे जजमेंट में रेफरेंस दिया गया। कोर्ट ने इसको माना कि नहीं, ये इनकी जो ऑटोनॉमी है प्राइवेट स्कूल की, आप उसको अपने हाथ में नहीं ले सकते गवर्नमेंट। आप इसमें एक अभी जजमेंट आया है ना, एक और जस्टिस पारदीवाला ने एक नया जजमेंट दिया है 2021 में, विद दी ऑटोनॉमी एंड प्राइवेट जो हम लोग स्कूल चलाते हैं उसमें आप कितने परसेंट तक कितना इंटरफेरेंस कर सकते हैं गवर्नमेंट, उसमें गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंटली क्या कर सकती है। उसमें यह है कि जहाँ स्कूल जो है एक पब्लिक एलिमेंट है, इसमें इन्वॉल्व है और पब्लिक को मान लो वो एक इम्पार्टिंग जो प्रोसेस जो है मान लो वो दे रही है, एक पब्लिक परफॉर्मेंस कर रही है, तो उसमें क्या लिमिट तक कर सकते हैं। मैनेजमेंट के लेवल तक का जो मान लो है, आप सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नहीं, इसको रिलैक्स करते हैं। मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसको करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नहीं, इसमें स्टेट का इंटरफेरेंस रहेगा। लेकिन फी रेगुलेशन से, लेकिन अभी भी वही है कि फी रेगुलेशन को आप टच नहीं कर सकते। आप अपनी जो फी से संबंधित जो भी है, आपका जो एसएमसी जो होती है हमारी, उसमें जो भी डिसीजन हो रहा है हम उसको बिल्कुल टच नहीं कर सकते। आरटीए एक्ट, राइट टू एजुकेशन, फ्री एजुकेशन 2005 जो अपना है, सब जानते हैं हम लोग 25% हमको जो है जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो सोसाइटी चाइल्ड जो हैं उनके लिए हमको 25% अपने स्कूल में जगह देनी है। उसी के लिए हम लोग क्या कहते हैं, जो भी उनको उपलब्ध कराते हैं टेक्स्ट बुक, ड्रेस मटेरियल या राइटिंग मटेरियल्स हम लोग उपलब्ध कराते हैं। अभी एक और सर्कुलर इशू हुआ था 3/4/2021 को, बाद में काफ़ी सर्कुलर्स इशू होते गए, सबको डिमांड इशू हुआ कि आप इसको कंप्लाई करिए, टेक्स्ट बुक लीजिए आप और इनको उपलब्ध कराइए फ्री ऑफ कॉस्ट। उसकी भी पिटीशन फाइल है, उसमें भी हमारे पास एक स्टे है, आज भी हमारे पास उसमें स्टे चल रहा है कि जितने प्राइवेट स्कूल हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो इस आरटी एक्ट में भी एक लिमिटेड एक्सटेंट है जहाँ तक हमको ये मिला हुआ है कि हम जो भी हम पर चाइल्ड एक्सपेंडिचर हम लोग इंकर कर रहे हैं उसके लिए हमको रीइंबर्समेंट मिलता है गवर्नमेंट से। हमारे प्रदेश में छत्तीसगढ़ में जो रीइंबर्समेंट जो रेट फिक्स है मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के लिए सबसे कम है पूरे देश में, और बाकी स्टेट्स में जो है इससे ज़्यादा है। उसकी एक तीसरी पिटीशन जो है वो भी हमने लगाई हुई है, उसमें भी नोटिस हो चुका है और उसमें गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि हम इसको बढ़ाने का प्रपोजल है, लेकिन अभी तक कुछ आया नहीं है। कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस लिया हुआ है और कोर्ट का कहना है कि नहीं, अगर ये इस तरीके से आप इनको ओवरबर्डन कर रहे हैं स्कूल्स को और आप इनको इतना सब बोल रहे हैं, इंस्ट्रक्शन इशू कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप इनको ड्रेस मटेरियल दीजिए, इनको आप टेक्स्ट बुक दीजिए, इनको आप राइटिंग मटेरियल दीजिए, तो आप पर कैपिटा जो चिल्ड्रन का जो एक्सपेंडिचर है उसको भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। आप उसको उस अमाउंट पे एडजस्ट नहीं कर सकते। एक दूसरा जजमेंट हुआ पीआईएल में, जो इसमें हम पार्टी नहीं थे, कहीं भी कोई प्राइवेट स्कूल था नहीं पार्टी इसमें। पीआईएल जो था 57/2017 का, उसका जजमेंट हुआ कि स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और गवर्नमेंट जो है वो इस 25% जो आरटी एक्ट में है उसमें आपको पैसे दे के ख़त्म नहीं करना अपना काम। दिस इज़ नॉट द मैंडेट ऑफ द एक्ट और लॉ, दिस इज़ नॉट द रूल ऑफ द लॉ, because you have to make available as per the act, you have to make available all the dress materials, textbooks and the writing materials to each child. You will not give a money something like that in lieu of this.
तो उसमें भी कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिया है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने इसको गलत तरीके से इंटरप्रेटेड करते हुए हमको एक नोटिस निकाल दिया है कि आप लोग उपलब्ध कराइए। ये काम हमारा नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है। प्राइवेट स्कूल का काम जो है प्राइवेट स्कूल अपना कर रही है, आपका काम है रेगुलेट करने का, आप इसको हम पे इम्पोज नहीं कर सकते। इसकी पिटीशन एक और पेंडिंग है जिसमें नोटिस हो चुका है और कोर्ट भी इसमें कन्विंस है कि नहीं, ये गलत इंटरप्रेट कर रही है गवर्नमेंट इस ऑर्डर को, और अपना जो बर्डन है वो हम पे शिफ्ट कर रही है। तो ये मुद्दे हैं जो हमारे हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं, जिसमें हम लोग 99% काफ़ी आई एम एश्योर्ड दैट विल गेट द फाइनल रिलीफ। सभी में कुछ ना कुछ इंटरम रिलीफ है जो हम लोग प्रोटेक्टेड हैं सारे इंटरम रिलीफ के साथ, और इस तरीके से ये मैटर्स अभी पेंडिंग है। हियरिंग मेरे ख्याल से कुछ समय में ये हो सकता है कंक्लूड। फी रेगुलेशन एक्ट 2021, ये एक और मुद्दा आया जब हम लोग ने ट्यूशन फ़ी के लिए जब पिटीशन लगाई, अल्टीमेटली हम लोग सक्सीड हुए, तो गवर्नमेंट ने फ़ी रेगुलेशन का एक नोटिफिकेशन निकाल दिया, एक्ट निकाल दिया कि हम फ़ी रेगुलेट को कैसे फ़ी को रेगुलेट किया जाए। हमने इस नोटिफिकेशन को भी चैलेंज किया। दिस इज़ एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन व्यू ऑफ द TMA पाई जजमेंट, PN इनामदार जजमेंट, कि आप इस रेगुलेशन को लाके आप हमको इम्पोज कर रहे हैं। पहले सर्कुलर से इम्पोज किया कि आप सबका ट्यूशन फ़ी को माफ़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए, मत दीजिए। जब उनको लगा कि अनसक्सेसफुली जब वो हाई कोर्ट में डिफीट हो गए, जब उनको कोई सक्सेस नहीं मिली अपने नोटिफिकेशन पे, सर्कुलर पे, तो उन्होंने फिर एक नोटिफिकेशन निकाल दिया, फ़ी रेगुलेशन एक्ट निकाल दिया। फ़ी रेगुलेशन एक्ट में भी बहुत सारे लैक्यूना है जिसको हमने हाईलाइट किया है अपने पिटीशन में, और कोर्ट ने कन्विंस होके इस फ़ी रेगुलेशन एक्ट का जो वायरस चैलेंज किया हमने, इस पे भी नोटिस किया है डिवीज़न बेंच में। ये मैटर चूंकि डिवीज़न बेंच में जाएगा क्योंकि वायरस चैलेंज किया हुआ है, तो ये मैटर भी डिवीज़न बेंच में है। चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने इस बात को एग्री किए, कन्विंस हुए कि नो, स्टिल दे आर जस्ट ओवरलैपिंग and just trying to circumvent this situation, the corona period, and they have come out with this Fee Regulation Act, which is still contrary and unconstitutional TMA by judgment and PN judgment. And therefore, notices have been issued. Reply has not yet come. I don't think any possible reply can come to meet out this my petition. But still, since it is pending, so we cannot say at the end unless the final verdict, final judgment comes out. So these are the position in the High Court. I am just, since I got the opportunity to all of you to apprise about all the litigation which are pending before the High Court. So मैंने ये आप लोगों को बताया जो लीगल पोजीशन अभी तक जो है हमारे केस से संबंधित, हमारे प्राइवेट स्कूल छत्तीसगढ़ के एसोसिएशन से संबंधित। आप लोगों के लिए मैं एक सेशन 5-10 मिनट का रखना चाहता हूँ। किसी को कुछ पूछना चाहता है, किसी को कोई क्वेरी है, किसी को कोई कन्फ्यूजन है, तो मैं कोशिश करूँगा मैं आपको सेटिस्फाई कर सकूँ। आप प्रश्न पूछ सकते हैं जो पूछना चाहते हैं। सर मेरा ही क्वेश्चन है पहला जी मोदी जी, कि अभी 2-3 दिन पहले एक बेंगलुरु हाई कोर्ट से एक वर्डिक्ट आया था कि फीस अपनी प्राइवेट स्कूल अपनी फीस खुद निर्धारित कर सकता है। यही आया था ना भैया? तो हाँ। नहीं, उसको आधार बनाकर हम लोग फिर से चैलेंज कर सकते हैं क्या? देखिए मैं इसमें एक बात बोलना चाहता हूँ कि देखिए हमको लिबर्टी है, ऑटोनॉमी है, राइट है। हमारा फ़ी जो हम फ़ी या दूसरे जो एक्सपेंसेस हम लोग फिक्स करते हैं, it should not be arbitrary. It should not go beyond the permissible limit. There has to be some rationale. There has to be some nexus for fixing such a fee to such extent. ये देखिए ऑटोनॉमी, इसी को जजमेंट को लेके मैं आपको बताना, जो सेंट पॉल्स मैरी जो जजमेंट अभी लेटेस्ट आया हुआ है, जस्टिस पारदीवाला ने जो दिया है जजमेंट 2021 में, बहुत बड़ा डिस्कशन इसमें। सारे जजमेंट जितने भी हैं लॉन्ग बैक, वो सारे जजमेंट का रेफरेंस है, डिस्कशन है
कि ये ऑटोनॉमी जो है कितने लिमिट तक फिक्स की जा सकती है और किस किस क्षेत्र में की जा सकती है। फी में की जा सकती है, मैनेजमेंट को लेके की जा सकती है, कि अफेयर्स को, मैनेजमेंट के अफेयर्स को लेकर की जा सकती है, कहाँ तक की जा सकती है, कितनी की जा सकती है। तो लिबर्टी है हमारे पास, लेकिन इट शुड बी रिजनेबल। Constitution says, Article 14, it should be reasonable. There has to be some reasonable restrictions government can impose. Likewise, simultaneously, we also owe a duty to the Constitution. After all, we are all citizens. Owe a duty to fix any fee reasonable, rational. And the excess of this fee or enhancement should have some reasonable nexus with regard to such expense. तो हम लोग जब कोई फी हमारे अल्टीमेटली एसएमसी में जाता है, वहाँ भी हम तय करते हैं इसको। तो जब हम फिक्स करते हैं, इट मस्ट हैव सम रैशनल, उसके पीछे रीज़न होना चाहिए कि आप क्यों बढ़ा रहे हैं, कितना बढ़ा रहे हैं, कितना बढ़ा सकते हैं। फी रेगुलेशन एक्ट में आपके पास एक प्रोविजन दिया है 7% हम लोग बढ़ा सकते हैं। 8% हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो it should not be in any case more than 8%. It can come down 7-star school से, 5-star school से, 3-star school से, but it should not be profiting. You are imparting education. So you must keep in mind that while imparting education, while doing a service to society, this is kind of service to society by imparting education to small children and anybody else. Educational institutions, we prepare a people citizen of tomorrow. So there has to be some reasonable nexus for enhancement of such fee. It should not, according to me, more than 8%. इसमें वकील साहब जो बोल रहे हैं उसमें एक बात और ऐड कर दूं, जो दिल्ली गवर्नमेंट में हुआ था, दिल्ली गवर्नमेंट में क्या हुआ था कि जो फीस बढ़ानी है आपको, जैसे हमको फीस फिक्सेशन कमेटी ने ब्लैंकेट दिया है कि आप 8% बढ़ा सकते हैं, उसमें सरकार दखल नहीं देगी, लेकिन 8% से अगर आप बढ़ाएंगे तो आपको जिले से अप्रूवल करना पड़ेगा या कोई विवाद होगा तो स्टेट जाएगा। हमने जब ये केस फाइल किया था तो वकील साहब का ये सजेशन आया था कि ये जो एक्ट आप लोग का बना है बहुत अच्छा एक्ट है। मान लीजिए दिल्ली वाले टाइप का कोई मामला फंस गया तो जो बड़े स्कूल हैं, देखिए क्या होता है दिल्ली में, क्या होता है दिल्ली में फीस बढ़ाने के लिए आपको ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ती है। ऑडिट रिपोर्ट में आप लॉस दिखाओगे या आपको ऐसा उनके ऑडिट रिपोर्ट में ऐसा लगेगा कि आपके उसमें लॉस है तब वो फीस बढ़ती है। लेकिन मेरी जानकारी में बड़े स्कूल जो हैं, बड़े स्कूल में सब में प्रॉफिट हो रहा है, भले उसको हम वहीं यूज कर रहे हैं, इसलिए दिक्कत है, इसलिए हम लोग उस मामले में शांत हो गए और उसको आगे चैलेंज नहीं किए। और देखिए क्या होता है, जो इसका दूसरा पक्ष है फीस फिक्सेशन का, एक दूसरा पक्ष है वो ये है कि आपको सरकार बार बार बदनाम करती है कि आपकी फीस ये है, आपकी फीस ये, आपकी फीस ये है। तो इसमें हम लोगों ने ये सोचा कि चूंकि ये एक्ट आ गया है, अब एक्ट आने के बाद कोई प्रश्न नहीं कर सकता कि आपके स्कूल की फीस इतनी क्यों है, तो हम बताते हैं फीस फिक्सेशन एक्ट ने फीस फिक्स करी है। तो इसलिए उस मामले में शांत हो गए। अगर पंचायत ये निर्णय करेगी कि उस फीस फिक्सेशन एक्ट को आप जो कमेटी बनी उसको आप आगे चैलेंज करो, उसको खत्म कराओ, तो हम खत्म कराने की तरफ भी बढ़ेंगे। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि फीस फिक्सेशन एक्ट जो है वो बहुत अच्छा एक्ट है। हाँ, अभी उसको ज्यादा छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी क्या होता है, जैसे अभी पिछले 2 सालों से जब से संगठन एक्टिव हुआ, कम से कम ये बदनामी नहीं हो रही है कि आप मनमानी फीस लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। क्योंकि अब क्या होता है, जैसे कोई बोलता है मनमानी फीस लेते हैं तो मैं पलट के पूछता हूँ, भाई तुम कमेटी में हो, तुम्हारी फीस डिसाइड की हो, कहाँ से मनमानी हो गई फीस? तो इसलिए मेरे हिसाब से उसको ज्यादा छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। अगर आप लोग बोलोगे, देखिए बड़े स्कूल उसमें फंस जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए उसको ज्यादा छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। क्योंकि हमारे बैलेंस शीट तो बहुत न्यूट्रल बनती है ना, बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिख रहा है, भले उसको हम उसी स्कूल में यूज कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट तो दिख रहा है। तो इसलिए ये वकील साहब को हम लोग को धन्यवाद देना चाहिए, जो आपको मालूम नहीं, जो फीस वाला जो मामला आया था कोविड में, आपको फीस नहीं लेनी लॉकडाउन में, वो बड़ी मुश्किल से वो आदेश हुआ है। क्योंकि जो आपको पिटीशन लगी थी ना, मैं आपको बताता हूँ, वास्तु रात के हम लोग 10-11 बजे तक उस पर चर्चा की और हम लोग की जान जो बची है ना उस मामले में, सिर्फ छोटे स्कूलों के कारण बची है।
क्योंकि जो पिटीशन फाइल हुई थी उसमें उसने एक स्कूल का पूरी फीस की डिटेल दी थी कि वो स्कूल इतनी फीस लेता है, इतनी फीस लेता है, इतनी फीस लेता है, उसका जो खर्चा है वो पूरी जो तनख्वाह बांटता है इतना है, तो उसके बाद उसको 32% पैसा बच रहा है। तो आप सारे स्कूलों को जो फीस लेनी है उसको 30% कम कर दो। वो तो दिख रहा है ना भाई, उसमें 30% ज्यादा उसकी कमाई हो रही है, तो उसमें फंस जाते हैं अपन। एक्चुअली जो क्लिंचिंग पॉइंट जो था, जो इसमें हमको इंटरिम भी मिला और बाद में फाइनल ऑर्डर भी हुआ कि आफ्टर ऑल स्कूल में टीचर्स भी तो हैं जो बेचारे पढ़ा रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो आखिर उनको भी तो सैलरी चाहिए। आप जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को घर बैठे सैलरी दे रहे हैं तो हमारे टीचर ने क्या बिगाड़ा बेचारों ने। अब वो दिन रात लगे हुए हैं, अपने घर में व्यवस्था कर रहे हैं। एक लैपटॉप लेके, शुरू में तो सब मोबाइल से कर रहे थे, बाद में लोगों के घर में लैपटॉप आया, बाद में फिर वो डेस्कटॉप लगा, लेकिन टीचर भी उतनी ही मेहनत कर रहा था। तो ये जो चीज़ है, पॉइंट है जिसमें कोर्ट कन्विंस हुई कि हाँ भाई टीचर भी जब मेहनत कर रहा है तो उसको भी आखिर सैलरी, उसका घर भी चलेगा, कैसे चलेगा। तो जब तक ट्यूशन फी नहीं देंगे आप, तो आप कैसे किसी का घर चलेगा, कैसे किसी को सैलरी दी जाएगी, और स्कूल जो है कैसे लोगों को अपना स्कूल चलाएगा। अदरवाइज उसको बंद तो नहीं कर सकता, क्लोज डाउन, मतलब ग्राउंडिंग हॉल्ट में तो नहीं ला सकता ना, सर्वाइव तो करना पड़ेगा। आगे एक आज नहीं खुला है, कल खुलेगा स्कूल, परसों खुलेगा। इसी एनालॉजी पे कोर्ट कन्विंस हुई। अल्टीमेटली हमने उसमें बोला कि साहब हम ये भी करते हैं कि जो ऐसे वीकर सेक्शन जो हैं, जो बहुत ही इकोनॉमिक, उनका कंडीशन बहुत ख़राब है इस दौरान, सरकारी जो काम तो करने वाले अलग हैं, लेकिन बिजनेसमैन हैं, कोई छोटे तबके के लोग हैं, छोटे काम कर रहे हैं, जो क्लोज डाउन हो चुका है इस लॉकडाउन में, कोरोना काल में, उनका कोई इनकम नहीं है, तो उनको रिलैक्सेशन दिया जाए। तो मैंने बोला कि सब प्रपोजल मैंने खुद दिया, साहब हम उनको एडजस्टमेंट देंगे, हम उनको डिफर कर देंगे, हम उनको 3 महीने की बजाय 4 महीने बाद लेंगे फीस। तो हमने प्रपोजल दिया, तो प्रपोजल एग्री किया कोर्ट ने, और उसमें एक पैराग्राफ लिखा हुआ है कि वन वो अप्रोच द मैनेजमेंट with a genuine documents and an affidavit that he has some difficulty, he is suffering from financial crisis, economic crisis, he can demonstrate that, then he will be defer with the fee, tuition fee for a considerable month, at least for 3 months. तो ये सब ऑर्डर्स हुआ है, जिसको इसीलिए चाहे वो डिवीजन बेंच हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कोर्ट ने अप्रिशिएट किया इस बात को। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ हमारा ही हाई कोर्ट का ऑर्डर था जिसमें ये प्रपोजल था फेयर। स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से प्रपोजल मैंने दिया था बिना पूछे। मैंने बोला कि नहीं, ये जब तक हम लोग ये रैशनल नहीं क्रिएट करेंगे हमको इंटरिम नहीं मिलेगा, हमको फाइनल ऑर्डर नहीं मिलेगा, और यही हुआ। और अल्टीमेटली क्या कहते हैं, हम लोग विन किए। आखिरी प्रश्न, इसके बाद आखिरी प्रश्न। सर एक क्वेश्चन ESIC से रिलेटेड था। जैसे अभी स्कूलों में एक कंपलसरी किया हुआ है कि आपको ESIC नंबर लेना ही है, और आज जो इतनी सारी गवर्नमेंट की खुद की बीमा की स्कीम है भाई, 5 लाख 10 लाख रुपए तक तो मतलब वो खुद ही उसने कार्ड बना दिया और हो रहा है, तो कर्मचारी कोई कराना नहीं चाहता, और गवर्नमेंट ये कर रही है कि आपको करना ही है। तो एक कर्मचारी का 8-10 हज़ार रुपये साल का पैसा कट रहा है और वो गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है, बेनिफिट वो कुछ भी नहीं ले पा रहा है, और जबकि प्राइवेट जो बीमा की भी बहुत अच्छी अच्छी स्कीम है, तो इस पे कुछ ऐसा वो नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसका रजिस्ट्रेशन होता है। हर इंस्टीट्यूशन विच शुड कम अंडर द एम्बिट ऑफ दिस ESI एक्ट, उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जस्ट लाइक APF, वैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। आपको सबमिट करना पड़ता है कि यस आई वांट टू अवेल द फैसिलिटीज अदर थिंग्स अंडर द ESI एक्ट। तो ये आप देखिए कि आप क्या उस फ्रेमवर्क में आ रहे हैं, क्या ESI एक्ट के अंदर में आ रहे हैं, क्या आपका इंस्टीट्यूशन जो है। हाँ, तो मतलब अब जब आ रहे हैं तो फिर आपका मान लो आपका और क्या क्या आप इंश्योरेंस के लिए आपने किया हुआ है, डिपेंड करता है। तो कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? उसमें क्या है, गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी सबका इंश्योरेंस करके रखा है ना सर, जो स्टाफ है आज हाँ। उनका सबका कार्ड बना के रखा है। 5 लाख 10 लाख रुपए तक तो इलाज ऐसे ही फ्री हो रहा है, तो फिर ये एडिशनल ये और क्यों सर इसमें दिक्कत क्या होती और है, इसमें पैसा काट रहे हैं वो। ESIC में दिक्कत क्या होती है कि जैसे हम स्टाफ का पैसा काटते हैं,
तो स्टाफ से रिएम्बर्समेंट स्कूल को नहीं मिलता, मतलब स्टाफ पैसा कटवाने को तैयार नहीं होता, तो अल्टीमेटली वो स्कूल के खाते में जाता है। ईएसआईसी का रूल क्या होता है एग्जैक्टली ये सेंटर की ओर से क्या है ये स्कूलों को नहीं पता है, बट स्टेट की ओर से ये फुल्ली फोर्सिबल लॉ है, फुल्ली फोर्सिबल, और इंस्पेक्शंस भी होते हैं इसमें। स्टेट का रोल तो है नहीं इसमें। नहीं, बट ये स्टेट मतलब जो ऑफिसेज हैं स्टेट ऑफिसेज, एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी। हाँ, एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी है, रैपुल ऑफिस है। लेकिन मोटे तौर पे सर, मोटे तौर पे आई वांट टू ऐड 2 मोर पॉइंट्स। ईएसआईसी जो है स्कूल के अकाउंट्स को सीज करने का भी इनके पास राइट है। अगर कोई स्कूल ईएसआईसी नहीं लेता है और इनका इंस्पेक्शन होता है तो दे कैन सीज कंप्लीट स्कूल अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स फर्स्ट। सेकंड, ईएसआईसी कहीं पे भी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, क्योंकि ईएसआईसी में एक रूल ये भी है कि जैसे कोविड आया था तो क्योंकि जिन स्कूलों ने ईएसआईसी पिछले 10 ईयर्स से पे किया है, अगर उसमें हम केस लगाते, मैंने राजीव सर को उस समय कॉल भी किया था, अगर हम उस समय केस लगाते तो सारी ईएसआईसी जो टीचर्स का एनरोलमेंट है उनकी सैलरी ईएसआईसी को देनी थी। उसमें वो एक्ट है कि कोई भी मतलब त्रासदी, एक्सीडेंटल कुछ भी है तो ईएसआईसी इज ए इंश्योरेंस एंड दे विल पे दी सैलरी टू द स्कूल। बट थ्रू आउट द कोविड टाइम ईएसआईसी ने 1 रुपए भी ना पॉकेट से खर्चा किया ना ईएसआईसी के समय और पीएफ के समय जो लॉकडाउन पीरियड था उसमें अगर आप कोई नया एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो तो दे रहे थे उन लोग पैसा, थोड़ा दे रहे थे। बट ईएसआईसी को सैलरी उस समय कोविड पीरियड पे कायदे से, अगर हम आज भी अगर केस लगाते हैं तो ईएसआईसी को सैलरी देनी चाहिए थी सारे टीचर्स को, जिनका भी आपका ग्रीवेंस क्या ग्रीवेंस क्या, आप क्या चाहते क्या? ये चाह रहे हैं सर कि चूंकि स्कूलों से हटना चाहिए। नहीं मैं बता रहा हूँ, इनका ग्रीवेंस ये है कि चूंकि और इंश्योरेंस की पॉलिसी सरकार इंप्लीमेंट कर रही है सस्ते में, तो ये चाहते कि ईएसआईसी हट जाए और वो चूंकि ऑलरेडी इंश्योरेंस में कवर्ड है इसलिए वो उसमें कवर्ड रहे, ईएसआईसी हट जाए। कौन से इंश्योरेंस में कवर है? मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, उसमें वो ऑलरेडी कवर्ड है। नहीं, वो तो स्टेट का जो बैंक स्कूल। सर वन मोर थिंग आई वांट, स्टैट्यूट पे बताइए कौन से स्टैट्यूट में कवर है अदरवाइज एक्सेप्ट ईएसआई, अदर देन ईएसआई? सर बैंक अकाउंट्स भी ओपन होते हैं टीचर्स के, उसमें भी उनका हेल्थ इंश्योरेंस कवर होने लग गया है। तो अगर स्कूल अपनी ओर से कोई एफिडेविट प्रोवाइड कर रहे कि वी आर कवरिंग अवर स्टाफ्स अंडर एनी इंश्योरेंस, देन ईएसआईसी मस्ट नॉट बी मैंडेटरी बिकॉज ईएसआईसी इज नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द स्टाफ, नथिंग। I'll just note down this, I'll examine this. You want to ask something? आप भी आइए सामने, आइए ना। इसको गुप्ता जी, इसको हम I'll just मैं देखिए make a note of this. इसमें ईएसआई और पीएफ का मैं बताऊं, कुछ नियम जो होते हैं ना धरती के वो सबको मानने रहती हैं। ईएसआई पीएफ से बहुत बचने की कोशिश करो। सर पीएफ मानेंगे ना, बट ईएसआईसी पीएफ मानेंगे ना, पीएफ इज सेविंग। पीएफ में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों की सेविंग हो रही है, एम्प्लॉयर की भले नहीं हो रही बट एम्प्लॉय की सेविंग तो हो रही है। ईएसआईसी में किसकी कुछ सेविंग नहीं। इसमें कुलभूषण जी कुछ बोलना चाह, लेकिन अपन जल्दी समाप्त करेंगे, आखिरी प्रश्न उसके बाद। वकील साहब इस पे एक जो वो भाई साहब बात कह रहे हैं yes. कि ईएसआईसी की वो बात कह रहे हैं, तो हमने भी इस पे स्टडी किया था कि ईएसआईसी का मतलब ये है कि एक्सीडेंटली या इंसिडेंटली कोई घर में बैठ जाता है तो जो वो सैलरी की बात कह रहे हैं आप एक बार चेक करिएगा। दूसरा क्या है, मैं इसको एग्जामिन करता हूं। टीचर्स का क्या है, जो टीचर्स को ईएसआईसी के में पैसा देने की बात कही जा रही है, तो कईयों के हस्बैंड खुद जो है ईएसआईसी के उस पर शेयर दे रहे हैं, तो उनकी सारी फैमिली कवर्ड है, डबल भी लिया जा रहा है। तो एक इशू ये भी है कि जिनके हस्बैंड ले रहे वो लेना नहीं चाहते, वो कहते पैसा तो डबल जाएगा और बेनिफिट सिंगल ही मिलना है। तो ये इस तरह के भी प्रोविजन। सर सैलरी वाला सर प्रॉपर उनकी वेबसाइट में लिखा हुआ है। कोविड जब स्टार्ट हुआ था आपकी और हमारी बात हुई थी, इसमें लिखा हुआ है कि सैलरी मस्ट बी गिवन बाय ईएसआईसी। सर उस समय हाई कोर्ट में केस की बात भी तो बोले बहुत सारी केस की लिस्ट। राजीव जी इसको मैं आई जस्ट नोट डाउन, है ना, मैं दोनों इशू को मैं एक बार एग्जामिन करके फिर आई विल रिवर्ट बैक। आखिरी प्रश्न कोई पूछना चाहता है, क्योंकि पहला सेशन 12 बजे था, ऑलरेडी 1 बज गया। थैंक यू वेरी मच। आप पूछना चाहते हैं? मेरे को लगा चालू है। सर प्राइवेट स्कूल्स आरटीआई के दायरे में आते हैं? अगर नहीं आते, सूचना का अधिकार, जजमेंट आ गया नहीं आते हैं सर, इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट है जिसको हम संबंधित अथॉरिटी को दिखा करके उनको कन्विंस कर सके? क्योंकि आए दिन सर प्राइवेट स्कूल से इस प्रॉब्लम। जजमेंट है, मैं आप शेयर कर दूंगा, एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, है ना, तो एक लिमिटेड एक्सटेंट में आते हैं। देखिए सेक्शन 8 जो है आरटीआई एक्ट का,
उसमें एक्सेप्शन क्लॉज है। जी। तो उस एक्सेप्शन क्लॉज में है जो मोस्टली जो है डी, ई और एफ और जी है, उसमें हमको देखना पड़ेगा, इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस, है ना, नहीं, केस अपन टू कहाँ केस। तक जानकारी दे सकते हैं उनको? देखिए किस- वही कह रहा हूँ कि जानकारी क्या मांगी गई है वो डिपेंड करता है। और एक उसमें अभी एक नया जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का है, उसमें आरटीआई एक्ट जो है प्राइवेट स्कूल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है ना, बट इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स ऑफ दैट केस। तो ये फैक्ट टू फैक्ट डिफर करता है, अदरवाइज नॉर्मली ये अप्लाई नहीं होगा। वी आर नॉट आंसरेबल अंडर द आरटीआई एक्ट टू गिव एनी इंफॉर्मेशन फॉर फर्निशिंग इंफॉर्मेशन, बट इट डिपेंड्स व्हाट इज द इंफॉर्मेशन सॉट फॉर, डिपेंड करता है ना। सर इसी में एक बात और पूछना चाहता हूँ जी। कि जिला शिक्षा अधिकारी इनडायरेक्ट हमसे मांगते हैं, डायरेक्ट तो हम मना कर देते हैं कि हम हाँ। जवाब नहीं देंगे, हम इसके दायरे के बाहर हैं करके। हाँ। तो वो एक लेटर हमारे पास आता है कि हमसे ये जानकारी मांगी गई है, इसलिए आप हमको जानकारी दीजिए। आप सेक्शन 11 में आपसे वो फर्निश करने को बोलते हैं, जी, डिटेल्स जी, फर्निश जी। करनी, उनको ऑनवर्ड किसी को देना है, हाँ। जिनकी एप्लीकेशन आई। तो इसके लिए हम क्या जवाब दें? सेम analogy applies to DO also. We are not Once you are responsible not- to answer. Once you are not supposed to give information to anybody, DO is also the same. थैंक यू वेरी मच सर। आप उनको भी नहीं दे सकते, आप Right. ऐसा तो एक्सेप्शन है नहीं हाँ कि आप ए को दे सकते हैं और गवर्नमेंट ऑफिसर है तो उसको देना पड़ेगा। आप नहीं दे सकते मतलब नहीं दे सकते, है ना। क्योंकि ये उसमें आई थिंक ये सभी की समस्या है ये। हाँ देखिए उसमें कुछ है एक्सेप्शंस जो हैं, राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर, जो इसमें 4 लोग जो हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, ये अथॉरिटी है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वर्ड यूज किया गया आरटीआई एक्ट में, सेक्शन 8 में जो है आप देखेंगे हर जगह कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेटिस्फाइड दैट। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की डेफिनेशन जो सेक्शन 2 में है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन कौन है, तो उसमें आपके प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, और आपका एडमिनिस्ट्रेटर या फिर आपका ऑडिटर जनरल जो है वो है। तो ये मांगेगा तो बात अलग है, तो देखना पड़ेगा, और इसके अलावा कोई मांगेगा तो कोई आपको बंधन नहीं है। सर एक लास्ट बस 1 मिनट ओनली। सर थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था जिस बात का कि पहले गवर्नमेंट स्कूल में आरटीई के बच्चे जाएं, फिर सेमी प्राइवेट देन प्राइवेट, इस पर भी एक रिट पिटीशन हमारे एसोसिएशन की ओर से दायर होनी चाहिए। चूंकि आप सम्मुख हैं इसलिए बात को मैं आपके सामने रख समझ रहा नहीं हूं। क्या बोलना चाह रहे हैं। सबसे पहले आरटी के स्टूडेंट्स सराउंडिंग के गवर्नमेंट स्कूल पूरे फुलफिल होने चाहिए, उनकी सीट भरनी चाहिए। उसके बाद सेमी प्राइवेट स्कूल की ये आरटी उसमें लिखा हुआ है 25% वाला बोल रहे जी हैं। जी जी। अच्छा, और उसके बाद फिर प्राइवेट स्कूल का नंबर आना चाहिए। इस पर जरा गंभीरता से विचार करें। अब और देखिए, मेरे आप- अध्यक्ष महोदय से अगर रिक्वेस्ट है। आपका स्कूल जो है, आपका स्कूल मान लो कहीं एक लोकेशन पे है, उसके नियर बाय है, तो आपको तो करना पड़ेगा। उसमें वर्ड यूज किया गया है योर नेबरहुड, सर लेकिन बगल के सरकारी स्कूल खाली हैं सर। नियर बाय नेबरहुड यूज किया गया है। अब तो स्कूल तो आजकल हर जगह जगह खुला हुआ है। लेकिन सरकारी स्कूल खाली हैं आप सर। ऐसे कैसे कंपेल कर सकते हो कि पहले सरकारी में भेजो फिर हमारे यहाँ भेजो। सर वो खाली हैं और हमारे को जबरदस्ती पढ़ाने को बोला जाता है। एक्ट में शायद ये बात आपका है। स्कूल इतना अच्छा है, मान लो कोई आपके यहाँ स्कूल में एडमिशन लेने आ रहा है तो अच्छी बात है, और फिर वो आपको कंप्लायंस तो करना ये- पड़ेगा। ये तो है सर, जब आप ज्यादा बेहतर समझेंगे लोग तो इस पर आजकल विचार करें। हमारा जो आत्मानंद स्कूल अभी से चालू हुआ है, पहले तो नहीं था, तो देखिए अब कॉम्पीट करना है आपको अभी नए स्कूलों से। हेलो तो- सर, एक्ट में लिखा हुआ है कि सबसे पहले गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन होंगे, उसके बाद सेमी गवर्नमेंट में, लास्ट में अगर नहीं तो फिर प्राइवेट स्कूल में होगा। ये क्लियर लिखा हुआ है सर, शिक्षा के अधिकार। मान लो लास्ट में आप ही का आ रहा है तो क्या करोगे? हाँ तब देंगे, तब तो हम तैयार हैं सर, बिल्कुल मेरे तो तैयार चारों हैं। तरफ गवर्नमेंट लेकिन स्कूल हैं उल्टा हो आधे रहा है, किलोमीटर सर। में। उल्टा हो रहा है, सबसे पहले हमारे यहाँ आते हैं, ये बस तो नहीं दिए। आपको ज्योग्राफिकल एक्सरसाइज करनी नहीं पड़ेगी। सर, इसमें इसमें नहीं, नहीं सर, इस पास ए, में एक है। मिनट इसमें एक बच्चे का जो मौलिक अधिकार है ना, वो भी आड़े आता है। अगर बच्चा चाहता है आपके स्कूल में एडमिशन लेना, उसमें एक्ट में लिखा है कि पहले आपको सरकार, केंद्र सरकार का राज्य सरकार को निर्देश है कि आरटी में जो एडमिशन है पहले आपको उसको सरकारी स्कूल में देना है, फिर उसके बाद वो प्राइवेट स्कूल में देना है। लेकिन बच्चा चाहता है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ना, तो सरकार बाध्य नहीं कर सकती कि सरकारी स्कूल में ही पढ़ो जी तुम, क्योंकि सरकार के पास इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं ना, वो तो आत्मानंद अभी खुले हैं। जितने जहाँ अच्छी बिल्डिंग दिख रही है, जहाँ अच्छे लोग दिख रहे हैं, लोग वहीं जाएंगे। हम भी अच्छा कपड़ा देख के जाते हैं ना, पहनते हैं।
तो जितना ल्यूक्रेटिव ऑफर देंगे आप, जितना प्रपोजल देंगे, तो लोग वहीं जाएंगे, क्यों नहीं चाहेंगे? सब चाहते हैं कि आज अच्छे से अच्छा हमको मिले। बस Education इसको तरफ। एक आखिरी प्रश्न, अब कुछ नहीं, आखिरी प्रश्न, क्योंकि 12 बजे से जो पैनल वाले हैं 2 बार चाय पी चुके हैं वहां बैठ के। बोलो बेटा। Very good afternoon, sir. जी Excuse me, sir. धवल साहब। मैं जानना चाह रहा था, हाँ क्या पीएफ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का हाँ, रुक जाता है 58 साल की उम्र लगने पे? पीएफ का पीएफ का it depends upon your that provision which is applicable to particular institutions. हर जगह रिटायरमेंट एज जो है, एज ऑफ सुपरन्यूएशन जो है, हर जगह अलग अलग है। नहीं, और फिर जहाँ 60 है, हाँ, डज इट स्टॉप एट 58 then? नो, एजुकेशन में 60 है, और जो हाई एजुकेशन में जो रिटायर वो 62 पहुंच गई है, और कुछ जगह तो 65 हो गई है सेंट्रल में। हाँ। तो हर जगह अलग अलग है। तो इट डिपेंड्स कि आपका स्टैट्यूट, आपका रेगुलेशन, आपका रूल्स, आपका एग्रीमेंट, आपका कॉन्ट्रैक्ट If agreement and क्या contract कहता है? is not been signed कि आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन 58 साल Then की this उम्र is में no रुक more जाएगा, agreement. then it's not applicable. If it is not signed, it is not approved by the competent authority, then it is no more an agreement then. Okay, thank you. आखिरी प्रश्न। A very good afternoon, everyone. Sir, my name is Gitanjali and I'm from KCBS Yes, school. Gitanjali. My question is, like government has made this rule RTE. So what it does stands for right to education. What is the purpose behind of this act? Means government has made for those students who are really in need. But we can say in cities and many in the schools that those who are from well-known family, they are good, but they are also utilizing that RTE Act. Can't we stop that? Because benefit तो उन्हीं को मिलना चाहिए ना। गवर्नमेंट का मोटिव भी यही है कि those who are in need, जिनको ज़रूरत है, तो that will be beneficial ना। बट उसका जो लोग डिसएडवांटेज ले रहे हैं, जो वेल्दी पर्सन भी हैं, वो भी उसका यूज़ कर रहे हैं। सो इसमें हो गया प्रश्न आपका? Yes, sir. इसमें ना जो गलती सरकार की है वो तो है, वो हम लोगों की भी गलती है। क्या है, आप किसी गरीब को जो आरटी में पढ़ने वाला है उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? By his family income, his हाँ, property. तो वो आप जो परिवार है वो गलत परिवार जाके बना रहा है ना। So can't we see their वो Yes. हमारे पास वो अधिकार नहीं आइडेंटिफाई करने का कि गीतांजलि ये जी। गरीब है कि अमीर है। वो सरकार के जो कागज है उससे हो रहा है वो। but गीतांजलि वो जी, actually benefit नहीं मिल रहा है ना, I जिनको got your मिलना point. चाहिए। गीतांजलि जी, दिस इज ए सेंट्रल लेजिस्लेशन, और इसका जो पूरा नाम है ना, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, जिसको शॉर्ट फॉर्म लोग आरटी बोलते हैं ना। राइट ऑफ चिल्ड्रन, लुक एट द वर्ड यूज, राइट ऑफ चिल्ड्रन Yes. टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009. So every child in the country is entitled by birth after 2009 to get free and compulsory education up to 14 years of age. So a child which is born in Ambani's house, a child which is born in your maid servant's house has the same right. It depends how he avail the right which is enshrined in this particular act under the constitution as well as. So it is very difficult to come to the distinguishing features or distinctly to find out which is the appropriate child, which is not the appropriate child, to avail the benefit under this act. So we cannot entitle anybody, any child, to availing of this particular act, the facilities and the benefits of this particular act. So it has to be again examined. It has to be examined. Because you have, if you raise all these points, then you have to demonstrate. You have to demonstrate that no, this child is not entitled, this child is entitled. So you have to demonstrate with all the other factors, everything which is inculcating around this 2009 Act. What are the requirements of this 2009 Act? What are the salient features of this 2009 Act? What is the object of this 2009 Act?
So there are so many factors, there are so many things which have to be demonstrated when you make, I can't say allegation, I can say that when you raise this point, then the burden lies on you. You means anybody. But my concern is that those who really need, they will get the benefit. There of are that. government machineries who Because of decide those people. who is below the economic weaker section line, who is above the economic weaker section line. So it depends. In our country, see, we all know how one comes under the below the line and how he comes above the line. वकील साहब, इसका मैं हरियाणा में हमने ये फेस किया मैम, बहुत सारी प्रॉब्लम कि लोग जो पैसे वाले थे वो एडमिशन ले रहे थे, हमने इसको बहुत फाइट किया। तो एक तो EWS को वहाँ डिक्लेयर करवाया, जैसे EWS जैसे यहाँ पे 1 लाख रुपए है। अब 1 लाख रुपया कैसे साबित होगा? जैसे राजीव जी कह रहे हैं वो गवर्नमेंट के पास सारी अथॉरिटी है, वो कौन फिक्स करेगा? हमने फैमिली पहचान पत्र के साथ उसको जुड़वा दिया एडमिशन को। अब क्या था, लोग अपनी इनकम बता देते थे, फैमिली के नहीं बताते थे। जब से फैमिली पहचान पत्र बनाने शुरू हुए, हरियाणा में 50,000 तो BPL कार्ड कट गए ऑटोमेटिक। तो अगर इस तरीके से आप इसको चेस करें तो ये चीज़ आपकी कुछ हद तक सॉल्व हो सकती है। फैमिली पहचान पत्र के साथ उसको जुड़वाना पड़ेगा, क्योंकि उस पर पूरी फैमिली की इनकम आती है, उसको वो छुपा नहीं सकते फिर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसके साथ लिंक्ड होती हैं। आखिरी मोती भैया 2 शब्द बोलेंगे। संगठन ने ये निर्णय लिया है अभी थोड़ी देर पहले ही कि जितने जजमेंट हमारे फेवर में आए हैं, जितने ऑर्डर्स हैं हमारे फेवर में, उनकी हम लोग एक PDF फाइल बनाकर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, ताकि जो भी आपको समस्या आती है, कोई भी पेरेंट्स आकर आपको चमकाता है या डरा धमकाता है, तो आप उसको दिखाइए ऑर्डर्स की कॉपी। थैंक यू सो मच। और दूसरा एक ये है कि अभी जो डिस्कशन में वकील साहब थे और डिस्कशन में इतने सारे पॉइंट्स आए कि लगता है हम लोग वो 4-5 याचिका और लगानी पड़ेगी, और उसके लिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, उसके लिए फंड की ज़रूरत पड़ेगी, और फंड तभी मिलेगा जब धन रहेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, और संघर्ष तभी कर सकते हैं जब हमारे अकाउंट में पैसा रहेगा। तो फिर से गुजारिश है, अपने अपने जिलों से जितने लोग मेंबर बनना चाहते हैं, और जो रिन्यूअल फीस है वो तत्काल 1-2 दिन में जमा करें, ताकि आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी याचिका लगेगी, उसको हम लोग स्मूथली रन कर सकें। थैंक यू वेरी मच। प्रदेश के सभी स्कूलों की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सीनियर एडवोकेट श्री आशीष श्रीवास्तव जी को। उन्होंने अपना कीमती समय निकाला। जाने से पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो बसों का ड्यूरेशन है, जिसका सरकार हवाला देती है, हाई कोर्ट का आदेश है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसको हम चैलेंज करने जा रहे हैं अगले 5-7 दिनों के अंदर, सारे कागज लेके, क्योंकि प्रदेश में करीब 6,000 बसें हैं प्राइवेट स्कूलों के पास, जो 12 साल में बहुत कम चलती हैं, उनका बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन उसको हमको बेचनी पड़ जाती है। ये मैं अभी एश्योरेंस कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब का। मैं जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करिए। मैं चाहता हूं, सर एक मिनट, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आशीष श्रीवास्तव जी का सम्मान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कुलभूषण शर्मा जी करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से। जोरदार तालियां। थैंक यू सर। मैं अगले पैनल को चालू करने के लिए चाहता हूं कि धीरेन जी आएं और अगले पैनल को स्टार्ट कराएं। हमारे सदन की तरफ से क्षमा इस पैनल से जो इतना लेट हो गया। धन्यवाद।